पूरे घटनास्थल पे सीसीटीवी का व्यापक कवरेज मौजूद है। सीसीटीवी के डीवीआर का अवलोकन किया गया। इसके साथ अनुसंधान के क्रम में यह भी पता चला कि पीड़िता का उम्र 18 से कम है, वो जुवेनाइल है, अतः इस कांड में पॉक्सो एक्ट के धाराओं का भी समावेश। उनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, तो वहां पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो। पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के मामले में पटना पुलिस ने कई अहम जानकारियां साझा की है। एसएसपी पटना के मुताबिक प्रभात मेमोरियल अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर इस मामले में कार्रवाई शुरू की गई थी, जबकि छात्रा के परिजनों की ओर से पहले मामला दर्ज नहीं कराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने अब इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। सीसीटीवी फुटेज और गतिविधियां के अनुसार पुलिस जांच के दौरान हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज को लेकर कई सवाल सामने आए। जांच में यह पाया गया कि छात्रा 5 तारीख को अपने कमरे में गई थी और उसी रात वो 2 बार करीब 2-2 मिनट के लिए कमरे से बाहर आई थी। अगले दिन हॉस्टल के गार्ड द्वारा कमरे का दरवाजा खोला गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को स्पेशल लैब भेजा है ताकि यह जांच की जा सके कि फुटेज के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। दवा खरीदने की जानकारी और पटना फिर वापसी। जांच में यह भी सामने आया कि छात्रा जब अपने भाई के साथ घर जा रही थी तब उसने अरवल मोड़ के पास से दवा खरीदी थी। फॉरेंसिक जांच और पिता के बयान के अनुसार छात्रा 27 तारीख को 5 तारीख तक अपने घर पर ही थी और 5 तारीख को ही पटना वापस लौटी थी। मीडिया के लिए सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पटना आईजी जितेंद्र राणा और एसएसपी ने मीडिया से अपील की है कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए। पुलिस ने स्पष्ट किया है पीड़िता या उसके परिजनों की पहचान उजागर न की जाए और न ही किसी फोटो या ऐसी जानकारी का प्रकाशन किया जाए जिससे पहचान सामने आ सके। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में पटना आईजी जितेंद्र राणा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। फुटेज है उससे संबंधित डीवीआर को सीज किया गया और डीवीआर का एनालिसिस के लिए एफएसएल में भेजा गया, जहां से एफएसएल के द्वारा कंफर्म कराया गया कि ये जो वीडियो है वो लगातार है और इस वीडियो में कहीं भी किसी तरह का भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये वीडियो जो है वो पूरे अलग जगहों का लगाया गया है, जो जितने भी रास्ते हैं सब जगह कवर करता है। इस पर जब देखने से ये पाया गया कि दिनांक 5 तारीख को दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास पीड़िता हॉस्टल में ही रहने वाली एक अन्य लड़की के साथ हॉस्टल में आती है, स्टेशन से यहाँ पहुँचती है और अपने कमरे में जाती है। कमरे पे जो गेट एंट्री है उस पर फुटेज वगैरह है। इसमें दिखाया जाता है कि वो केवल 2 बार 2-2 मिनट के लिए निकलती हैं, जो बाथरूम जाती हैं और वापस आ जाती हैं और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो अपने कमरे में ही रहती हैं। उनको अपने कमरे से ना कभी निकलते देखा गया, ना ही किसी अन्य लड़कियों के द्वारा ये सूचित किया गया कि कोई व्यक्ति वहाँ पे आया है। घटनास्थल का वहाँ का जब भौतिक निरीक्षण भी किया गया है तो पाया गया कि ये जो कमरा है वो तीसरे फ्लोर पर स्थित है और अंदर में एक छोटी सी खिड़की है जिसपे जाली लगी हुई है और कमरे में आने के लिए केवल एक दरवाजा है जो सामने कॉरिडोर से आता है, जिसपे सीसीटीवी आच्छादित है। इसमें जब आगे एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि 6 तारीख को सुबह में करीब 9 बजे के आसपास हॉस्टल की वार्डन जो आती हैं वो पीड़िता को नाश्ता करने के लिए जगाती हैं, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। पुनः दोपहर में 3:50 बजे लंच के लिए जब नहीं आती हैं तब वार्डन के द्वारा वहाँ पे अन्य लड़कियों को जमा किया जाता है और जिनके द्वारा नाम लेकर वहाँ के द्वारा खोलने की कोशिश की जाती है। वहाँ के बगल के गार्ड के मदद के द्वारा दरवाज़ा तोड़ा जाता है और तोड़ के उनको निकाला जाता है। इसमें जब इसके पहले के में देखा गया तो पाया गया कि जो पीड़िता हैं वो 5 तारीख को दोपहर के 3:05 पे पटना जंक्शन पे पहुंचती हैं और पटना जंक्शन पर जिस ट्रेन से आती हैं उस ट्रेन का एनालिसिस किए। जब ये जंक्शन से उतरते हुए इनका वीडियो फुटेज अवेलेबल है और जब ये आती हैं तो फिर ये ऑटो रिक्शा में बैठती हैं। उसमें इसी हॉस्टल में रहने वाली एक अन्य लड़की भी इसमें रहती है और उनका भी बयान लिया गया है और जो टेम्पो चालक है उनका भी बयान लिया गया है और इन लोगों को साथ में आते हुए देखा गया। जो जिस ट्रेन से वो यहाँ आई थी उस ट्रेन का भी जांच किया गया और पीड़िता के जो परिवारजनों के बयान और वैज्ञानिक अनुसंधान से ये पाया गया कि 5 तारीख को दोपहर 12:38 पे पीड़िता जहानाबाद में थी और इसके पूर्व 27 से लेकर 5 तारीख तक पीड़िता जहानाबाद में ही रह रही थी। जनवरी को विक्टिम के परिवार के द्वारा कदमकुआ थाना के एक पुलिस पदाधिकारी को फर्द बयान दिया गया। उस फर्द बयान को चित्रगुप्त नगर थाने को अग्रसारित किया गया। फर्द बयान प्राप्त होने के साथ ही वहाँ पे उस फर्द बयान के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई सुसंगत धाराओं में। सूचना प्राप्त होने के साथ ही चित्रगुप्त नगर
थाने की पुलिस पदाधिकारी एवं एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल जो बताया गया था फर्द बयान में, उसका बृहद रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले तो ये पाया गया कि पूरे घटनास्थल पे सीसीटीवी का व्यापक कवरेज मौजूद है। सीसीटीवी के डीवीआर का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के उपरांत उसे विधिवत जब्त करके एफएसएल जांच हेतु अग्रसारित कर दिया गया। साथ ही साथ एफएसएल के द्वारा घटनास्थल पे जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद थे, उन्हें विधिवत सीज करके फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। साथ ही साथ जो भी संबंधित वहाँ पे लोग थे इस घटना से, जैसे उस हॉस्टल के वार्डन हो गए, वहाँ रहने वाली अन्य लड़कियाँ हो गई, गार्ड्स हो गए, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल में पीड़िता के परिवारजन थे और डॉक्टर जिन्होंने उनका इलाज कर रहे थे, उन सभी का बयान लिया गया। उन सभी के बयान का वीडियो भी बनाया गया। साथ ही साथ ये उसके बाद परिवार के द्वारा अनुसंधानकर्ता को पीड़िता के कमरे से मिले एक दवा के खाली स्ट्रिप प्रदान किए गए। उस दवा का नाम एमिटोन प्लस है। साथ ही साथ फैमिली के द्वारा ही पुलिस को 5 कपड़े प्रदान किए गए। परिवार के द्वारा बताया गया कि यह वही कपड़े हैं जो ये पीड़िता पहन रखी थी और हॉस्पिटल के द्वारा उन्हें दिए गए थे। साथ ही साथ पीड़िता का मोबाइल फ़ोन भी उपलब्ध कराया गया। इन सभी को अग्रतर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इन सब की सूची बनाई गई। साथ ही साथ अनुसंधान के क्रम में यह भी पता चला कि ये पीड़िता का उम्र 18 से कम है, वो जुवेनाइल है। अतः इस कांड में पॉक्सो एक्ट के धाराओं का भी समावेश किया गया। इसमें मेंशन किया गया। तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि 6 तारीख को पीड़िता को हॉस्टल के कमरे से निकाल के डॉक्टर सजानंद के अस्पताल लाया गया था। फिर समुचित इलाज हेतु जो परिजनों के द्वारा ही इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। अग्रता अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को एमएलसी काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। थाना को सूचना प्राप्त होने पे एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे आई, जो उनके परिजनों से मिली। परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब वो होश में आएंगी तब इनको अपना बयान दर्ज करके अग्रता कांड दर्ज करेंगे। वे लोग महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ के परिजनों को नंबर दिया गया अपना कि अगर कुछ भी इसमें कहना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बताएं। 9 तारीख को सब इंस्पेक्टर को फ़ोन आता है और वहाँ पे जाके फिर फर्द बयान दर्ज होता है और जैसा बताया गया कि इसमें कांड दर्ज किया जाता है। क्योंकि इसमें जब 6 तारीख को सब इंस्पेक्टर के द्वारा विजिट किया गया था और उसमें जो कदम कुआं थाना में प्रभार में चल रहे थे, उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रकूट नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए था और जो चित्रकूट नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उन पे अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।